शेयर मार्केट एक ऐसा शब्द जो आज के टाइम पर लगभग सभी ने सुन रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है। शेयर मार्केट शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ये किसी तरह का मार्केट है, पर आखिर किस चीज़ का? यहाँ हम क्या खरीद सकते हैं और यहाँ क्या बेचा जाता है? तो इसका बड़ा ही आसान सा जवाब है, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। शेयर्स खरीदने का मतलब है कि आप किसी कंपनी में अपने पैसे लगाकर उस कंपनी की कुछ परसेंटेज की ओनरशिप या हिस्सेदारी ले रहे हो, यानी कुछ परसेंटेज आप उसके मालिक बन रहे हो। जिसका मतलब ये होता है कि अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, पर अगर उस कंपनी को लॉस होती है तो आपको भी लॉस सहना होगा। आज के टाइम पर हर देश का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज है। पर रुकिए जरा, स्टॉक एक्सचेंज भला ये क्या चीज़ होती है? तो स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है, वो बिल्डिंग है जहां पर लोग कंपनीज के शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं। हमारे भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब भी कोई स्टार्टअप या नई कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है तो इसके लिए उन्हें फंड्स की ज़रूरत होती है और इसके लिए वो कई जगहों से फंड रेज करते हैं, जैसे कि बैंक से लोन लेना, कुछ गवर्नमेंट स्कीम से पैसे लेना, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल जैसे जगहों से पैसे लेना, ताकि उनके बिजनेस को ग्रो करने में कोई दिक्कत ना हो। हम ये तो जानते हैं कि बैंक से लोन और गवर्नमेंट स्कीम से पैसे कैसे लिए जाते हैं, पर एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल वो होते हैं जो किसी बिजनेस का सबसे पहला इन्वेस्टर होता है, भले ही आपका स्टार्टअप स्टार्ट हो या ना हो। बेसिकली ये आप पे और आपके आइडिया पर पैसे लगाते हैं और इसलिए इन्हें एंजल इन्वेस्टर कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फाउंडर के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पैसे उठाने की ये जो तरीके हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, डेप्थ फाइनेंस और इक्विटी फाइनेंस। तो पहले हम बात करते हैं डेप्थ फाइनेंस के बारे में। जैसे कि डेप्थ टर्म से ही पता चल रहा है कि इसमें कर्ज को लेकर बात हो रही है। डेप्थ फाइनेंस में ये होता है कि स्टार्टअप्स अपने आइडिया को लेकर बैंक्स के पास लोन के लिए जाते हैं और अगर बैंक्स को उनका आइडिया या प्रपोजल पसंद आता है और उनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है तो बैंक्स स्टार्टअप्स को एज अ लोन फंड दे देते हैं। इसे ही डेप्थ फाइनेंस कहते हैं। बदले में बैंक को उस दिए हुए पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है। और अगर मैं इक्विटी फाइनेंस की बात करूं, इक्विटी फाइनेंस का मतलब होता है हिस्सेदारी या पार्टनरशिप। सो इक्विटी फाइनेंसिंग में स्टार्टअप्स किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग लेते हैं और बदले में उन्हें अपने कंपनी में हिस्सेदारी या शेयर होल्डर बनाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, मनोहर और अभिनव, और मनोहर अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है और बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए उसे 50,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन उसके पास सिर्फ 25,000 ही हैं। बाकी के 25,000 के लिए वो अपने दोस्त अभिनव के पास जाता है और उससे 25,000 मांगता है। बदले में उसे अपनी कंपनी की 50% की पार्टनरशिप या कंपनी की 50% इक्विटी दे देता है। अभिनव को मनोहर की प्रपोजल पसंद आता है और वो 25,000 देकर उसकी कंपनी का 50% स्टॉक होल्डर बन जाता है। अब जब मनोहर की कंपनी ग्रो करेगी और प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसकी कंपनी की 50% ऑफ द प्रॉफिट अभिनव का भी होगा। इसी प्रोसेस को इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। तो अब हमने ये जाना है कि शेयर मार्केट क्या होता है, ये जान लिया है कि वहां से हम शेयर्स खरीद सकते हैं, पर अब सवाल ये होता है कि आखिर हम इन शेयर्स को खरीदते कैसे हैं? क्या किसी इंसान को पैसे देकर खरीदना है या किसी कंपनी से जाकर मांगना है या फिर कैसे? तो आपके सभी सवालों का जवाब मैं बारी बारी से देता हूँ। आप लोगों ने शायद स्कैम 1992 मूवी जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिएगा। इस मूवी में लोग शेयर्स खरीदने के लिए NSE एजेंट के पास जाते हैं और जितने भी शेयर्स खरीदते हैं उन्हें रिसीट मिलती है, जिसे शेयर सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 1996 के बाद NSE ने इस चीज पे बड़ा बदलाव किया और डीमेट को इंट्रोड्यूस किया। डीमेट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइजेशन। तो डीमेट अकाउंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास डीमेट अकाउंट होगा तो आपको किसी भी तरह की पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी या कुछ भी फिजिकल नहीं रखना पड़ेगा। और NSE के द्वारा ये डीमेट अकाउंट इंट्रोड्यूस करने का मेन कारण ही यही था, क्योंकि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट रखना और उसे संभालना काफी रिस्की और हेक्टिक काम होता था। इसलिए इन सभी पेपर वर्क्स को फिजिकल से हटाकर डिजिटल कर दिया गया और इसका नाम डीमेट रखा गया। अगर इसे साधारण शब्दों में कहूँ तो जैसे कि आप
अपने पैसों को उसे सेफ रखने के लिए बैंक में जमा करते हो और उसके लिए बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से शेयर्स की सेल और परचेज का स्टोर रखने के लिए आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। पर अब सवाल ये भी उठता है कि डीमेट अकाउंट बनती कैसे है। तो डीमेट अकाउंट खुलवाने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। किसी भी स्टॉक ब्रोकर जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, IND मनी जैसे वेबसाइट या उनके एप्लीकेशन पर जाकर खोल सकते हैं। डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक या कैंसल चेक। और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद डीमेट अकाउंट 24 घंटे के अंदर अपने आप चालू हो जाता है। डीमेट अकाउंट के साथ स्टॉक ब्रोकर्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी साथ में खोल देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट शेयर्स के सेल या परचेज और फंड ऐड एंड विड्रॉल करने के लिए खोला जाता है। साधारण शब्दों में कहूँ तो जैसे पहले बायर अपने पैसे लेकर स्टॉक एक्सचेंज पर जाता था, तो अब वो कैश ट्रेडिंग अकाउंट में जमा रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे सेलर शेयर सर्टिफिकेट फिजिकली रखते थे, अब वो डीमेट अकाउंट में रखा रहेगा। अब शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या डीमेट अकाउंट खुलवाने में कुछ पैसे लगते हैं? तो ये टोटली डिपेंड करता है ब्रोकिंग फर्म्स पे। कुछ चार्ज करते भी हैं और कुछ नहीं भी। ये जिस भी ब्रोकर से आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे उनकी ऐप या साइट पर मेंशन रहती है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि शेयर होता क्या है, शेयर मार्केटिंग क्या होती है, शेयर्स कैसे खरीदा जाता है, उसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि शेयर्स आता कहां से है। इस सवाल के जवाब के लिए हमें एक नई चीज के बारे में जानने की जरूरत है, जिसे हम IPO कहते हैं। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपने ये जरूर सुना होगा कि XYZ कंपनी अपनी IPO ला रही है, या फिर ABC कंपनी की IPO में 100% की प्रॉफिट हुई। तो चलिए अब हम IPO की कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल है और राहुल की कपड़ों की कंपनी है जिसका नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है और उसकी 10 फैक्ट्रीज है जो 10 अलग अलग शहरों में है। अब राहुल अपनी कंपनी को ज्यादा ग्रोथ के लिए और नए 10 शहरों में ओपन करना चाहता है, पर इसके लिए इसे फंड्स की जरूरत है, क्योंकि उसके पास जो पहले से पैसे हैं वो उस फैक्ट्रीज और वर्कर्स के ऑपरेशन में लगेंगे। तो फिर वो फंड्स के लिए एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटल के पास जाता है, पर फिर भी उनके पास फंडिंग कम पड़ रही है। तो अब वो कंपनी पब्लिक से पैसा लेने का सोचती है, पर क्योंकि उसकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो डायरेक्टली पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती। इसके लिए उसे पहले अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी होगी। उसके लिए राहुल को अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करानी होगी और हमारे देश में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज है, BSE एंड NSE। तो कंपनी चाहे किसी एक पे या दोनों पे खुद को लिस्ट करा सकती है और कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये खुद को पब्लिक कर सकती है और IPO अनाउंस करके पब्लिक से पैसे ले सकती है। तो अब हम ये जानते हैं कि क्या बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए ही IPO निकाले जाते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। कंपनी अपने डेब्ट यानी कर्ज चुकाने के लिए भी IPO इशू कराती है और फंड्स के बदले में अपने शेयर्स डाइल्यूट करती है। आइए अब जानते हैं कि IPO में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है या किस टाइप के इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेनली इसमें 3 तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनमें बड़े बड़े बैंक्स इंस्टीट्यूशनल होते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स जो लार्ज अमाउंट में पैसे लगाते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा इन्वेस्टर होता है NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो काफी बड़े अमाउंट में पैसा लगाते हैं। ये भी काफी हाई प्रोफाइल वाले रिटेल इन्वेस्टर ही होते हैं। और अगर इसे फाइनेंशियल टर्म में समझा जाए तो ये वो लोग होते हैं जो H&I कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे लोग जो 2 लाख या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली H&I कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब होता है नॉर्मल सिटीजन, जैसे कि मैं, जैसे कि आप। हम नॉर्मल सिटीजन्स हैं तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स पर आते हैं। IPO को मार्केट में लाने का रूल ये होता है कि जब तक IPO की 90% सब्सक्राइबर ना हो जाए तब तक उसे मार्केट में नहीं ला सकते। और किसी भी IPO में 15% कैटेगरी 1 के लिए रिजर्व होता है, 15% NII के लिए रिजर्व होता है और बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि IPO में शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। IPO लाने के लिए सबसे पहले जो भी कंपनी अपना IPO लाना चाहती है वो अपना एक इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करती है। इसके बाद ये कंपनी ड्यू डिलिजेंस एंड लीगल प्रोसेस करेगी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक XYZ कंपनी की वैल्यूएशन और जितने शेयर्स डाइल्यूट करने हैं उनको देखते हुए पर शेयर प्राइस डिसाइड करती है। IPO 3 दिन से 7 दिन तक के लिए खोला जाता है।
मोस्टली 3 दिन के लिए, और इन 3 दिनों में इन्वेस्टर्स को उस कंपनी की आईपीओ को सब्सक्राइब करना होता है। आईपीओ में शेयर्स अलॉट करने के बाद आप सिर्फ उस कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हो। सेल करने के लिए आपको उस कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने का वेट करना होगा। शेयर अलॉट और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद इन्वेस्टर्स सेल या परचेज कर सकते हैं, और इस तरह XYZ कंपनी को फंडिंग मिल जाती है और पब्लिक को उस कंपनी के शेयर्स इश्यू हो जाते हैं। इसके बाद किसी इन्वेस्टर को अपना शेयर सेल करना होता है तो वो शेयर मार्केट पर सेल की रिक्वेस्ट डालता है। ठीक वैसे ही अगर किसी को बाय करना होता है तो वो वहीं से बाय कर सकता है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच शेयर्स का सेल और बाय होता है। उम्मीद करता हूँ आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हो गई हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।